नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं लाइट प्रकाश चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ पढ़िएगा। आपको प्रकाश यूनिट, आपकी फिजिक्स में जो प्रकाश यूनिट है वो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आने लगेगी। यदि आपको लाइट जो यूनिट है वो आपने चैप्टर को रटते हो, वो आपको रटना नहीं पड़ेगा। मेरे साथ समझिए, मैं कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल आसानी से समझाते जाएंगे और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिएगा, क्या है प्रकाश। प्रकाश जो है, लाइट जो है वो क्या होती है, किसी स्रोत से आती है। ठीक है, स्रोत से आती है। इसका जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है, सूर्य होता है। देखिएगा, जो लाइट का मुख्य स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। और सूर्य से जो प्रकाश आता है वो कहां तक आता है, पृथ्वी तक आता है। और पृथ्वी पर पड़ी वस्तुओं पर गिरता है और उन वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों तक आता है, तो वो वस्तु हमारी आंखों को या हमें वो वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। देखिएगा, हम आपको कुछ फिगर से समझा रहे हैं। देखिएगा, ये हमारा क्या है, सन है। देखिएगा, क्या है ये, सूर्य है। क्या है, सूर्य। और सूर्य से प्रकाश सभी दिशाओं में निकल रहा है। और यहां पर समझिएगा, ये हमारी कोई वस्तु है और ये प्रकाश जो है इस वस्तु पर आकर गिरता है। ठीक है, इस वस्तु पर जब आकर गिरता है तो क्या होता है, हम ये खड़े हुए हैं, मेरी आंख ये है, तो यहां पर समझिएगा, जब ये आंख पर आकर गिरता है ये परावर्तित होता, टकराकर वापस लौटता है इस तरफ। ये हमारे टकराकर क्या होता है, हमारी आंखों तक जब पहुंचता है तो ये वस्तु हमें क्या होने लगती है, दिखाई देने लगती है। क्या बताया मैंने, जब सूर्य से प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है और उस वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हमारी आंख को यह वस्तु दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो हमें इससे ज्ञात हो गया कि अगर हमें किसी वस्तु को देखना होगा तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। और प्रकाश की जरूरत जो पड़ेगी तो इससे हमें ज्ञात हो गया, इससे हमें ज्ञान प्राप्त हो गया कि जो प्रकाश है वो मुझे दृष्टि का ज्ञान देता है। तो इसके बाद समझिएगा, जो प्रकाश है वो कहां से प्राप्त हो रहा है, इसका मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। और जब मुख्य स्रोत इसका सूर्य है तो हम ये समझेंगे कि जो सूर्य है, सूर्य के अंदर प्रकाश का उत्पन्न होना किस प्रकार संभव है उसको हम समझेंगे। देखिएगा, क्या है ये सूर्य है और क्या है ये सूर्य है। क्या ये सूर्य है और सूर्य का जो बाहरी ताप होता है वो कितना है, जो यहां से जो ऊर्जा निकलती है वो 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड निकलती है। कितनी निकलती है, जूल प्रति सेकेंड। सूर्य जो हमें ऊर्जा देता है वो 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड देता है। 1 सेकेंड में इतनी जूल ऊर्जा निकलती है। सन जो है, सन में 90% हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यानी कि सूर्य में 90% जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम है। क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम है। सन के अंदर 90% हाइड्रोजन और हीलियम है। ठीक है, और 10% जो है वो अदर तत्व हैं, यानी कि अन्य तत्व हैं। ठीक है, अन्य तत्व है, अन्य तत्व हैं। ठीक है, और सूर्य के अंदर का जो ताप है, सन के अंदर का जो ताप है वो कितना है, 2 × 10⁻7 केल्विन है। कितना है, 2 × 10⁻7 केल्विन है। इसमें उपस्थित जो तत्व होते हैं उनके परमाणुओं को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं
और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इसमें से ये हमारे क्या हैं, बहुत सारे तत्व हैं, और तत्व के अंदर क्या है, परमाणु हैं, और परमाणुओं को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि क्या होता है, ये हमारे इसमें क्या है, समझ गए, ये हमारे क्या है, इसमें तत्व भरे हुए हैं, यानी कि हाइड्रोजन, हेलियम है, अन्य तत्व हैं, ठीक है, ये इसमें भरे हुए हैं। और तत्वों के परमाणुओं को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और वो अपनी कक्षा में गति करने लगते हैं, घूमने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। और इसका ताप इतना अधिक होने के कारण, सूर्य के अंदर का ताप अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉनों की गति बहुत तेज होती है। इलेक्ट्रॉनों की गति बहुत तेज होने के कारण वो अनियमित हो जाते हैं, वो अनियमित होकर एक दूसरे से टकराने लगते हैं। जब वे एक दूसरे से टकराने लगते हैं तो टकराकर वो क्या हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं, संलयन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, संलयन हो जाते हैं, और संलयन होकर, संयुक्त होकर वो क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। जो संलयन होते हैं वैसी क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। और इसके अंदर अरबों खरबों में यानी कि ये प्रक्रियाएं चलती हैं, और सभी क्या करते हैं, ऊर्जा निकालते हैं, और सबकी मिलकर ऊर्जा हमारे क्या आती है, पृथ्वी तक आती है। वही ऊर्जा वही प्रकाश के रूप में कहां आती है, पृथ्वी तक आती है। तो एक वैज्ञानिक हुए, अमेरिका के वैज्ञानिक थे वेथे ने कहा कि जो सूर्य के अंदर संलयन की प्रक्रिया चल रही है वो कार्बन साइकिल और प्रोटोनो साइकिल के रूप में है। क्या कहा उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर जो संलयन की प्रक्रिया चल रही है, क्या चल रही है, संलयन, यानी कि सूर्य के अंदर नाभिकीय विखंडन होता है। क्या संलयन होता है, तो आप आसानी से बता दोगे कि नाभिकीय संलयन होता है, क्योंकि दो नाभिकों के परमाणुओं से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो आपस में टकराकर यानी कि संलयित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, और संलयन होकर जो ऊर्जा निकलती है वही ऊर्जा हमारी पृथ्वी तक आती है। तो आप समझ में आ गया होगा कि सूर्य के अंदर जो ऊर्जा, जो यानी कि जो क्रिया चलती है वो किसकी चलती है, संलयन की चलती है। तो वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे वेथे, उन्होंने कहा संलयन की प्रक्रिया चलती है इसके अंदर, लेकिन संलयन जो होता है वो दो तरह से होता है। एक होता है कार्बन साइकिल, और दूसरा संलयन होता है प्रोटोनो साइकिल, प्रोटोन साइकिल। हमारे सौर मंडल में यदि कोई क्या हो, तारा हो, और उसके अंदर का तापमान सूर्य के तापमान से अधिक हो, तो उसमें कौन से कार्बन साइकिल की संभावना अधिक रहती है, यह आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आगे समझिएगा, जब अंदर से ऊर्जा निकली प्रकाश के रूप में, तो वो प्रकाश जब सूर्य से बाहर आया तो और अन्य वैज्ञानिकों ने खोजना शुरू किया। क्या खोजना शुरू किया कि ये जो प्रकाश बाहर आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी को खोजना शुरू कर दिया, उसकी प्रकृति को ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत सारे वैज्ञानिक इसमें लगे रहे, लेकिन बहुत लोगों को सफलता नहीं मिली। लेकिन हमारे एक महान वैज्ञानिक न्यूटन साहब, जिन्होंने हमें गति के नियम को दिया था, गुरुत्वाकर्षण महत्वपूर्ण बल हमें बताया था, जो हमें गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है उस बल को भी प्रस्तुत किया था। तो न्यूटन साहब का जो लगाव था वो कणों अर्थात द्रव्यमान वाली वस्तुओं पर अधिक था, क्योंकि उनके जितने प्रैक्टिकल हुए हैं, जितने भी खोजें हुई, जो उन्होंने खोजें की हैं, वो सभी खोजें यानी कि द्रव्यमान वाली वस्तुओं से संबंधित की हैं।
तो उन्होंने उसी आधार पर इस प्रकाश को भी खोजना चाहा। तो उन्होंने खोजना शुरू कर दिया। उन्होंने अंत में कह दिया जो प्रकाश आता है वो कणों के रूप में आता है। क्या कह दिया? जो प्रकाश आता है वो कणों के रूप में आता है। तो उन्होंने बताया, क्या बताया? जो सूर्य से प्रकाश निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है? कणों के रूप में निकल रहा है। और वो कैसा है? सीधी रेखा में आ रहा है। कैसा है? सीधी रेखा में चलता है। सरल रेखा कह सकते हैं, सरल रेखा में चलता है। ठीक है, इस पर भी उन्होंने बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए थे। सीधी रेखा के लिए उन्होंने एक गत्ते का प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या किया? 3 गत्ते को सामने रख लिए। 3 गत्ते जब सामने रख लिए और उन्होंने तीनों में क्या किया? होल किया, छेद किया। और तीनों छेदों को एक सीध पर रखा और एक तरफ उन्होंने क्या किया? लाइट जलाकर रख दी, मोमबत्ती जलाकर रख दी। और उन्होंने इधर देखा कि उसकी लाइट तीनों गत्तों को पार करती हुई इधर आ रही है। तो उन्होंने देखा कि प्रकाश सीधी रेखा में आ रहा है। और इसके बाद उन्होंने बीच वाले गत्ते को थोड़ा डिसबैलेंस किया, आगे पीछे किया। जैसे ही आगे पीछे किया तो वो लाइट आना बंद हो गई। तो उन्होंने सिद्ध किया, कहा कि जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में आता है। उनका ये प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण रहा। देखिएगा, इसके बाद न्यूटन साहब ने जो क्या कहा? प्रकाश जो है वो कण के रूप में आगे चलता है, कण के रूप में आगे चलता है और यह एक सीधी रेखा में चलता है। इस पर उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसका नाम है प्रकाश का कणिका सिद्धांत। क्या था? प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो प्रस्तुत किया वो किसने किया? न्यूटन साहब ने किया। ठीक है, कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? प्रकाश का कणिका सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है, किसने प्रस्तुत किया था? न्यूटन साहब ने। और उन्होंने अपनी पुरजोर ताकत से यही कहा कि जो प्रकाश आता है सूर्य से वो कण के रूप में आता है और ये कण जो होते हैं वो ऊर्जा को लेकर आगे चलते हैं। ठीक है, जो ऊर्जा हमें सूर्य से यहां प्राप्त होती है वो क्या होते हैं? ये कण जो है वो ऊर्जा को लेके आगे चलते हैं। वही ऊर्जा हमें पृथ्वी पर प्राप्त होती है। इसके बाद वैज्ञानिक आए प्लांक, मैक्स प्लांक नाम था उनका। और उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। एक वैज्ञानिक आए थे, उनका नाम था मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक नाम था। उन्होंने क्या सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया था? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। देखिएगा, एक वैज्ञानिक आए मैक्स प्लांक। उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया जिसका नाम था प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। उस क्वांटम सिद्धांत में क्या था? वही बात आइंस्टीन साहब ने भी समझी और उसी के आधार पर उन्होंने कहा, क्या कहा? कि जो प्रकाश आता है, जो ऊर्जा आती है, वो छोटे छोटे बंडलों तथा पैकेटों के रूप में आती है, जिसे उन्होंने फोटोन कहा। क्या कहा? फोटोन। यही बात तो यानी कि मैक्स प्लांक साहब ने कहा था कि ऊर्जा जो है वो छोटे छोटे रूपों में आती है। लेकिन क्या आती है? ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों तथा पैकेटों के रूप में आगे बढ़ती है या आती है, जिसे आइंस्टीन साहब ने क्या कहा? फोटोन कहा। क्या कहा? फोटोन। फोटोन कहा उन्होंने। और आइंस्टीन साहब ने एक सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। क्या सिद्धांत था? यह सिद्धांत था
कि प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। ये किसने दिया था प्रकाश का फोटोन सिद्धांत? आइंस्टीन साहब ने। आइंस्टीन साहब ने एक और सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया जिसका नाम था प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, उन्होंने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के बाद जो आगे एक वैज्ञानिक आए उनका नाम था क्रॉम्पटन। उन्होंने एक कॉम्पटन सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या सिद्धांत प्रस्तुत किया? कॉम्पटन सिद्धांत। तो ये सब सिद्धांत प्रकाश के कणों से सिद्ध हो रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, इन सभी को इन प्रकाश के कणों से सिद्ध कर दिया। उन्होंने कहा, न्यूटन साहब ने कहा था कि हम प्रकाश जो आता है वो कणों के रूप में आता है। जैसे हम किसी गेंद को किसी फर्श पर मारते हैं, जिस एंगल से वो गेंद जाती है उसी टकराकर, पृथ्वी से टकराकर, उस फर्श से टकराकर उसी एंगल से वापस लौट जाती है। तो इसी प्रकार उन्होंने भी कहा कि जो हमारे सूर्य के प्रकाश की किरण आती है, किसी चमकदार पृष्ठ पर गिरती है, जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वापस लौट जाती है। तो उन्होंने कहा ये बात सत्य है कि प्रकाश कणों के रूप में आती है, क्योंकि जैसे गेंद भी यही क्रिया को दोहराती है, क्योंकि गेंद क्या है? एक कण है, यानी कि उसके पास द्रव्यमान है, और कण पर भी एक क्या है? द्रव्यमान है। तो इस बात को सभी लोगों ने समझा। देखिएगा, न्यूटन साहब की बात को एक वैज्ञानिक ने नकारा। वो वैज्ञानिक थे हाइगेंस। हाइगेंस वैज्ञानिक ने क्या कहा कि जो प्रकाश आता है वो तरंग के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? तरंग के रूप में। तो समझिएगा, उन्होंने बताया कि प्रकाश जो यहां निकलता है वो इस तरह तरंग के रूप में आगे बढ़ता है। बात आ रही समझ में? इस तरह तरंग के रूप में आगे बढ़ता है। किसने कहा? ये कहा किसके रूप में बढ़ता है? तरंग के रूप में। और ये बात किसने कही? हाइगेंस ने। ये बात हाइगेंस साहब ने कही कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में आगे बढ़ता है। अब असमंजस की बात सामने आ गई कि प्रकाश जो है, क्योंकि जो न्यूटन ने यानी कि कण का सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत यानी कि तरंग पर निष्क्रिय दिखाई, और उन्होंने एक तरंग सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। क्या सिद्धांत कर दिया? प्रकाश का तरंग सिद्धांत। क्या प्रस्तुत कर दिया? प्रकाश का तरंग सिद्धांत। और ये तरंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? हाइगेंस साहब ने। इसके बाद वैज्ञानिक आए मैक्सवेल। कौन से वैज्ञानिक थे? मैक्सवेल। उन्होंने कहा तरंग के रूप में तो चलता है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। किस रूप में चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। ये बात किसने कही? मैक्सवेल। मैक्सवेल साहब ने कही कि प्रकाश तो तरंग के रूप में चलता है, लेकिन ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था थॉमस यंग। उन्होंने प्रकाश के व्यतिकरण को समझा, और उन्होंने कहा कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में ही चलता है। तो उन्होंने यानी कि एक सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया जिसका नाम था प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। यानी कि प्रकाश तरंग के रूप में आ रहा है, इस बात को इन्होंने माना और इस पर एक सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया, यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत। ये किसने किया था? ये किया था थॉमस यंग ने। अब समझिएगा, इसके बाद
और वैज्ञानिकों ने समझने की कोशिश की प्रकाश क्या है, कण के रूप में है क्या तरंग के रूप में है। असमंजस की स्थिति थी कि प्रकाश तरंग के रूप में भी आ रहा है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक तरंग के रूप में भी सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं, कुछ वैज्ञानिक कण के रूप में भी सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। अब दोनों से सिद्धांत प्रस्तुत हो रहे हैं, अब हमें यह पता नहीं चल रहा है कि प्रकाश तरंग के रूप में आ रहा है क्या कण के रूप में आ रहा है। लेकिन एक अगर कण के रूप में सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है तो वो तरंग से नहीं, तरंग के रूप में सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है। यदि यंग साहब ने तरंग से यानी कि सिद्धांत को प्रस्तुत किया तो इस सिद्धांत को कण से नहीं सिद्ध कर पा रहे थे। तो यहां असमंजस की स्थिति पैदा हो गई कि प्रकाश तरंग के रूप में आ रहा है क्या कण के रूप में आ रहा है। फिर इसके बाद और वैज्ञानिक आए जिसका नाम था फ्राउनहोफर फ्रेनेल, जिन्होंने विवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया। कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? विवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके बाद एक सिद्धांत और प्रस्तुत हुआ जिसका नाम था ध्रुवण। लेकिन जो प्रकाश तरंग के रूप में आ रहा था, लेकिन इसमें यह पता नहीं चल पा रहा था प्रकाश तरंग के रूप में तो आ रहा है, लेकिन ये अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में आ रहा है क्या अनुप्रस्थ तरंग के रूप में आ रहा है। अब ये फंस गई बात कि जब ध्रुवण को खोजा गया तो उन्होंने सबसे पहले अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में इसको खोजना शुरू किया, यानी कि ध्रुवण का जो सत्यापन था वो उन्होंने अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में करना शुरू कर दिया, जो अंत में असफल रहा उनका, यानी कि ये सिद्धांत सही नहीं निकला। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रकाश जो आ रहा है वो तरंग के रूप में तो आ रहा है, लेकिन अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मेरा सूत्र इससे सिद्ध नहीं हो रहा है, ये मेरे सिद्धांत इससे सिद्ध नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर इसके बाद अनुप्रस्थ तरंग को लिया। किसको लिया? अनुप्रस्थ तरंग को लिया और अनुप्रस्थ तरंग से उन्होंने सिद्धांत को सिद्ध किया, वो सिद्ध हो गया। जब वो सिद्धांत सिद्ध हो गया तो उन्होंने कहा प्रकाश जो आ रहा है वो तरंग के रूप में तो आ रहा है, लेकिन अनुप्रस्थ तरंग के रूप में आ रहा है। किस तरंग के रूप में आ रहा है? अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। ये आपको पता चल गया कि प्रकाश जो आता है वो कण के और तरंग के रूप में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि वैज्ञानिक भी असमंजस में रहे कि तरंग के रूप में आ रहा है कण के रूप में आ रहा है, ये आपस में टीका टिप्पणियां चलती रही, लेकिन अंत में वैज्ञानिकों को यही मानना पड़ा कि प्रकाश जो आ रहा है वो तरंग और कण दोनों के रूप में आ रहा है। तब डी ब्रोगली साहब ने एक सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया जिसका नाम था द्योति प्रकृति, ठीक है। जो प्रकाश आता है वो कण और तरंग दो रूप में आता है, इसलिए कहते हैं इसे दोहरी प्रकृति या द्योति प्रकृति, ठीक है। तो ये दोहरी प्रकृति का है, प्रकाश जो आ रहा है वो कण और तरंग दोनों के रूप में आता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? दोहरी प्रकृति। क्या कहते हैं इसे? दोहरी प्रकृति। और ये द्वैती प्रकृति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत कर दिया? डी ब्रोगली साहब ने मान लिया कि प्रकाश जो है वो तरंग और कण दोनों के रूप में आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस पर कुछ वैज्ञानिकों ने यानी कि इसका स्वरूप बनाना चाहा कि प्रकाश अगर दोनों रूप में आ रहा होगा तो किस रूप में आ रहा होगा, तो उन्होंने एक स्वरूप बनाया। क्या स्वरूप बनाया? कि ये प्रकाश यहां से चलेगा, इस स्रोत है यहां से चलेगा तो तरंग के रूप में ऐसे बढ़ेगा और कण के रूप में ऐसे बढ़ेगा। तो उन्होंने ये स्वरूप बनाया। क्या बनाया? तरंग है और क्या है? कण है। प्रकाश इस रूप में बढ़ रहा है तो उन्होंने ये प्रकाश का क्या बनाया? स्वरूप बनाया। प्रकाश के बाद समझिएगा ये सब प्रक्रिया चल रही थी, तब वैज्ञानिकों ने क्या खोजना शुरू कर दिया? प्रकाश की चाल को खोजना शुरू किया। प्रकाश की चाल को खोजना शुरू किया, ये तो पता होगा सबसे पहले खोजने का जो काम किया था वो किसने किया था? वो काम किया था गैलीलियो साहब ने। आपको याद होगा, दो लैंटर्न वाली कहानी याद होगी।
एक पर अब एक लैंटेन लेकर एक पहाड़ी पर खुद चले गए थे गैलीलियो साहब, और दूसरे पर अपने एक नौकर को भेज दिया था। लैंटेन की लाइट से अपने उस प्रकाश की चाल को मापना चाह रहे थे, लेकिन वो माप नहीं पाए। एक वैज्ञानिक थे रोमर साहब, जो प्रकाश की चाल को नहीं मापना चाहते थे, फिर भी उन्होंने क्या हुआ, माप कुछ रहे थे और निकल कुछ आया। देखिए बृहस्पति ग्रह था, बृहस्पति ग्रह, और बृहस्पति ग्रह के जो उपग्रह होते हैं तो उनकी गति के आधार पर उन्होंने प्रकाश की चाल को मापा। ठीक है, किसने ना मापा प्रकाश की चाल को, किसने मापा, रोमर। कौन थे, वैज्ञानिक रोमर थे। उन्होंने प्रकाश की चाल को मापा और उन्होंने यानी कि क्या बताया, जो प्रकाश आ रहा है सूर्य से पृथ्वी तक, कहां तक, पृथ्वी तक, वो जो प्रकाश आ रहा है वो कितनी स्पीड पर आ रहा है, 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड की चाल से आ रहा है। ये किसने कहा, ये रोमर साहब ने बताया। कौन वैज्ञानिक थे, रोमर साहब थे। उन्होंने प्रकाश की चाल को बताया, कितना बताया, 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड रोमर साहब ने बताया। इस जो घटना हुई, उन्होंने कैसे खोजा, प्रकाश की चाल कैसे खोजी गई, तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत आसानी से उसको हम समझाएंगे कैसे कैसे उन्होंने खोजा। बहुत अच्छी वीडियो रहेगी वो। प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड है। ये रोमर साहब ने नाम सिद्ध किया। अब हमें प्रकाश की चाल पता चल गई और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पता चल गई। दूरी पता है, चाल पता है, सूत्र पता है, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमने इसमें रख दिया और हमने इसका समय पता कर लिया कि सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है वो कितने समय में पहुंचता है। तो हमने पता किया कितने समय में पहुंचता है, 499 सेकेंड में पहुंचता है। या दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, तो दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे। जैसे सूर्य क्या होता है, स्वतः उत्पन्न करता है प्रकाश। ठीक है, तो ये कैसा है, दीप्त वस्तुएं। और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वतः उत्पन्न नहीं करती हैं, वो दूसरे के भरोसे रहती हैं। जो वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा, कांच, ये सभी क्या है, अदीप्त है। समझिएगा कैसे, देखिएगा जब रात का समय हमारे यहां देश में होता है तो ये चंद्रमा से जो रोशनी आती है वो कैसे आती है, वो समझिएगा। और समझिएगा क्या है, ये हमारा क्या है, सूर्य है। और जब सूर्य डूबता है, डूबने का मतलब है तब दूसरी स्थिति में पहुंचता है, तो ये क्या होता है, सूर्य ये लगता है मुझे छिप गया है, लेकिन सूर्य जो है दूसरी स्थिति में चला गया है। और ये हमारा क्या है, चंद्रमा है। क्या है, चंद्रमा। और ये हमारा क्या है, सूर्य है। और ये हमारा क्या है, देश है। और यहां प्रकाश सूर्य का आ नहीं रहा है, यहां क्या है, अंधेरा है। क्या है, अंधेरा है। और ये भारत देश है। समझिएगा अब क्या होता है, यहां से प्रकाश जो है वो कहां पहुंचता है, यहां से जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा पर टकराता है, यानी कि चंद्रमा से जाके टकराता है। जब चंद्रमा से जाके टकराता है तो ये समझिएगा क्या होता है, सूर्य जो है वो अधिक दूरी पर होता है, सूर्य जो है वो अधिक दूरी पर होता है और चंद्रमा नीचे होता है। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो चंद्रमा पर आसानी से आ सकता है। ये समझिएगा, यहां पर ये ना समझना कि चंद्रमा ऊपर है सूर्य नीचे चला गया, ये नहीं, कि सूर्य ऊपर होता है, सूर्य जो होता है वो ऊपर होता है और जो चंद्रमा होता है वो नीचे होता है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश सीधा चंद्रमा पर गिरता है और वो परावर्तित होकर हमारे देश के ऊपर यानी कि पृथ्वी तक आता है। वही हमें रात में क्या दिखाई देती है, रोशनी। दिन में तो ये प्रकाश परावर्तित होकर कहां चला आता है, ये परावर्तित हो जाता है और ये क्या हो जाता है और नीचे आ जाता है।
तो रात में क्या होता है, हमें क्या दिखाई देने लगता है, रोशनी दिखाई देने लगती है। वो कैसी दिखाई देती है, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर टकराता है, वो परावर्तित होकर नीचे आता है, तो हमें क्या दिखाई देने लगता है, रोशनी दिखाई देती है। और हम ये कहते हैं चंद्रमा जो है वो क्या कर रहा है, यानी कि रोशनी दे रहा है। ठीक है, रोशनी दे रहा है, वो किससे दे रहा है, वो सूर्य पर निर्भर है। तो ये हमारी जो चंद्रमा है वो कैसा है, अदीप्त वस्तु है। ठीक है, और जो चंद्रमा से यानी कि पृथ्वी तक, कहां तक, पृथ्वी तक, यहां पृथ्वी लिख सकते हैं, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, 1 मिनट 28 सेकेंड। कितना लगता है, 1 मिनट 28 सेकेंड। यानी कि चंद्रमा से, सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर गिरता है और परावर्तित होकर पृथ्वी तक पहुंचने में 1 मिनट 28 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, तो सूर्य से यानी कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 19 सेकेंड। और चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, चंद्रमा नजदीक है, सूर्य ऊपर है, सूर्य को ज्यादा समय लगेगा, चंद्रमा को कम समय लगेगा। तो चंद्रमा से जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है वो 1 मिनट 28 सेकेंड में पहुंचता है। ठीक है, देखिएगा इस चैप्टर में हम आगे क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, देखिएगा इस चैप्टर में हम आगे क्या पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे, परावर्तन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, परावर्तन जो पढ़ेंगे वो दर्पणों में पढ़ेंगे। किसमें, दर्पणों में। यानी कि दर्पण में क्या पढ़ेंगे, यानी कि जो हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे वो दर्पणों के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे। अपवर्तन, जो अपवर्तन पढ़ेंगे वो किसके अंदर पढ़ेंगे, लेंसों के अंदर। लेंसों के अंदर। देखिए परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किसी दर्पण पे आकर टकराता है और टकराकर वापस लौट जाता है, तो ये क्या हो गया, परावर्तन हो गया। तो इसे हम परावर्तन कहते हैं और ये परावर्तन हम दर्पणों के अंदर पढ़ेंगे। अपवर्तन, अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन होता है जब कोई प्रकाश की किरण आती है और किसी दर्पण पर या किसी वस्तु पर गिरती है और उसको भेद कर, यानी कि भेद कर बाहर निकल जाती है, तो पार हो जाती है, तो उसे हम अपवर्तन कहते हैं। वो हम लेंसों के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे प्रकीर्णन। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे व्यतिकरण। इसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे विवर्तन। इसके बाद इसमें पढ़ेंगे ध्रुवण। इसके बाद इसमें पढ़ेंगे दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये दोषों को पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, इनको पढ़ेंगे। इसके बाद हम यंत्रों को पढ़ेंगे, यंत्रों को पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर में हमें इतना पढ़ना है। ठीक है, और ये कंपटीशन में अधिकतर आते रहते हैं। ठीक है, तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और